हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए साइंस का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पौधों एवं जंतुओं में जनन परिवार नियोजन। ठीक है, मतलब पौधों में और जंतुओं में जनन के बारे में बताया जाएगा और परिवार नियोजन क्या है वो बताएंगे। तो जनन क्या होता है, तो कहा जा सकता है इसको कि विभिन्न जीवधारियों के द्वारा या जंतुओं के द्वारा या पादपों के द्वारा अपने जैसी ही प्रतिकृति को बनाने की प्रक्रिया ही कहलाती है क्या, जनन कहलाती है। क्या कहेंगे, विभिन्न जीवधारियों के द्वारा अपने जैसी ही प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, जनन कहलाती है। जनन को कई तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वो होता है जिसमें जो जंतु होते हैं या पादप होते हैं यानी पौधे होते हैं उनमें क्या होता है कि जो लिंग होता है वो अलग अलग रहता है, यानी कि नर अलग रहेगा और मादा अलग रहेगा। ठीक है, जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जीवधारी के भीतर नर और मादा दोनों के जनांग पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें अगर अलैंगिक जनन को हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, लैंगिक जनन में तो पता है आपको, ठीक क्या हो जाएगा कि अलग अलग जनांग रहेंगे नर और मादा के, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, नया जायगोट बनेगा और जायगोट या ब्रूड जो बनेगा उसके थ्रू नया जंतु या नया पादप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अलैंगिक जनन में क्या, जैसे इसमें एक प्रोसेस देखिए विखंडन, फिर एक है मुकुलन, फिर खंडन, फिर बीजाणु द्वारा जनन, कायिक प्रवर्धन, है ना। तो इसमें जैसे विखंडन को देख लेते हैं। विखंडन क्या होता है कि जब कोई जो जंतु हो या पादप हो उसकी जो मेन जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है, टूटना प्रारंभ हो जाता है और टूट करके वो क्या होता है अलग अलग खंडों में बढ़ जाता है और उसका हर एक खंड नया पादप या नया जंतु जो होता है उत्पन्न करने में सक्षम होता है। क्लियर है, तो उसको हम लोग विखंडन कहते हैं। विखंडन को भी दो पार्ट में बांटा गया, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। जब ये जीवों का जो शरीर जो या जो उनका जो आकारिकी उसमें जो परिवर्तन आया है खंडन के फलस्वरूप, वो दो प्रक्रियाओं द्वारा किया जा सकता है, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन में क्या होगा, जो विखंडन की प्रक्रिया होगी उसमें दो ही जो संतति कोशिकाएं हैं उनका निर्माण हो सकता है। ठीक है, जबकि बहुविखंडन में क्या होगा, जितने खंडों में टूटा होगा वो जंतु या पादप, उन सारे खंडों से क्या हो सकता है, नया जंतु या पादप का निर्माण किया जा सकता है। क्लियर, या नई संतति कोशिकाओं का उतनी निर्माण किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुविखंडन के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या कह रहा है, मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, मुकुलन होता है किससे, जैसे मान लीजिए कोई शैवाल है या कोई कवक वगैरह है ना, तो उसमें क्या होगा, तो उसकी जो मेन जो सेल होती है, मुख्य जो कोशिका होती है, उनमें से क्या होता है कि एक कोशिका बाहर की तरफ वृद्धि करती है। क्लियर है, वो वृद्धि करते करते इतना ज्यादा वृद्धि कर जाती है कि उसकी जो पूर्व कोशिका होती है वो उसका वजन, या कह सकते हैं कि उसको उसका जो वजन होता है उसको संभाल नहीं पाती है, तो इसकी वजह से क्या करती है, उसको विखंडित कर देती है, अपने शरीर से क्या करती है, उसको अलग कर देती है। तो जो वो खंड तैयार होता है वो खंड मुकुल कहलाता है और उसके मुकुल के फलस्वरूप क्या हो जाता है, नए पौधों में नए पादपों का निर्माण जो होता है या नए जंतुओं का निर्माण होता है। ज्यादातर ये पादपों में पाई जाती है, तो उन पादपों का जो निर्माण होता है उस प्रक्रिया को बोल देते हैं क्या, हम लोग मुकुलन कह देते हैं। क्या कहेंगे कि जब कोई पादप में क्या होता है कि एक आउटग्रोथ निकलती है, यानी बाह्य वृद्धि निकलती है, वह बाह्य वृद्धि इतनी विकसित हो जाती है कि पूर्व कोशिका से वो विखंडित हो जाती है। विखंडित होने के फलस्वरूप मुकुल का निर्माण करती है और इस मुकुल से नए पादप का निर्माण होना ही मुकुलन कहलाता है, जिसको हम लोग बडिंग के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है खंडन। खंडन का मतलब यहाँ कितना भी खंड में बांट सकते हैं उस पादप कोशिका को तो या जंतु कोशिका को, और जितने भी खंडों में बटी होगी वो सब खंड क्या करेंगे, नए पादप या नए जंतु का निर्माण करने में सहायता करते हैं। क्लियर है। फिर बीजाणु द्वारा जनन, ये सबसे कॉमन जनन होता है ना, बीज के द्वारा क्या करना, बीज को कहीं जमीन पे लगा देना या गमले में लगा देना है ना, इन सब जगहों पर, या जल में लगा देना है ना, इसके थ्रू क्या हो सकता है कि नए नए पादपों का निर्माण किया जा सकता है। तो बीजाणु के द्वारा जब नए पादप का निर्माण किया जाता है तो उसको बोल देते हैं क्या, बीजाणु द्वारा जनन। फिर आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, किसी जंतु या किसी जो पादप है उसका जो कोई एक विशेष अंग को काट करके उसको जमीन में लगाया जाए या उसको जन्म की प्रक्रिया के द्वारा प्रयुक्त किया जाए, तो उसमें क्या हो जाता है कि उससे जब नई कोशिकाओं का निर्माण होता है या उत्पन्न होती है तो वो कहलाता है क्या, कायिक जनन। एग्जाम्पल में इसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे सहीजन का पेड़ आपने देखा होगा, तो उसकी जो डाल होती है काट करके अगर आप कहीं लगाते हैं तो क्या हो जाता है, उससे नया एक सहीजन का पेड़ तैयार हो जाता है। क्लियर है। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें किसी की डाल जो होती है वो काट करके लगाई जाती है, या कुछ शाखाएं जो होती हैं काट कर लगाई जाती है, वो शाखाएं क्या करती हैं, ग्रोथ कर देती है, नया पौधा बना देती है ना, तो वो सब कायिक जनन के अंतर्गत आ जाता है। इसमें दो प्रकार का कायिक जनन होता है, कायिक प्रवर्धन और जनन है दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और एक होता है क्या, कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है। अब प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब जो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, और कृत्रिम कायिक जनन का मतलब होता है क्या, जो मानव
क्रियाकलापों के फलस्वरूप किया जा रहा है ना, तो कृत्रिम में आ जाता है। ठीक, प्राकृतिक तो आपको पता है कि प्रकृति के थ्रू हो सकता है। कृत्रिम में देखते हैं तो रोपण पहले आता है। रोपण का मतलब पौधा बना हुआ तैयार है, आपको उसको क्या रोप दिया जाए जमीन में, मतलब लगा दिया जमीन में, ठीक है, तो उसके फलस्वरूप जो जनन होता है वो कहलाता है क्या, रोपण कहलाता है। कलम लगाना क्या होता है, कलम लगाना मतलब जैसे आपने गुलाब में देखा होगा, गुलाब के दो डंठल लिए जाते हैं, उन दोनों डंठलों को एक साथ जोड़ा जाता है, फिर उसमें नीचे से कलम नुमा आकृति बना, जैसे निब जैसे पेन जो चलते थे पहले उसकी जैसी एक आकृति बना दी जाती है, और उन दोनों को क्या किया जाता है, एक साथ लगा करके एक रस्सी से या सुतली से बांध करके फिर क्या करते हैं, जमीन में लगा देते हैं, तो कलम लगाना आ जाता है। दाब लगाना, दाब लगाना मतलब डंठलों को दाब दिया जाता है नीचे की तरफ और वहां से नया पौधा निर्मित हो जाता है, तो उसको दाब लगाना कहते हैं, ये भी काई जनन के अंतर्गत आ जाता है। गूटी बांधना, गूटी बांधना हमने देखा होगा, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनमें क्या होता है, फल जैसे आगे इसकी जो कुछ शाखाएं जो आगे की तरफ लगी, जहाँ फल लगते हैं, जो शाखाएं होती हैं उन शाखाओं में एक घड़ा जैसा आकृति को बांध देते हैं, शाखा को दबा करके घड़े में बांध दिया जाता है, ठीक है, और घड़े में मिट्टी भरी रहती है, फिर उसको कुछ दिनों तक वहां पे लगे रहने देते हैं, ऐसे कई जगहों पर उस पेड़ में कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके जहां से शाखा आगे की तरफ उसमें निकली है उसके पीछे वाले हिस्से से उसको काट लेते हैं, तो घड़े में क्या होता है, नया एक पौधा आपका, या जो बूटी लगाया है उसमें नया एक पौधा क्या हो जाता है, तैयार। ऐसे कई सारे पौधे तैयार किए जा सकते हैं एक कृत्रिम काई जनन के द्वारा। ठीक, तो बूटी बांधना क्या आ जाएगा, कृत्रिम काई जनन के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, फिर आ जाता है पुष्प की संरचना, देख लेते हैं। पुष्प की संरचना यानी पुष्प के क्या क्या जो पार्ट्स हैं उनके नाम देख लेते हैं। जैसे सबसे नीचे शुरू करें तो पुष्प व्रत, जहां से पुष्प लगा होता है पौधे में, जहां से उसको तोड़ते हैं, जो उसकी डंठल होती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्प व्रत। फिर उसके जस्ट ऊपर का भाग कहलाता है पुष्पासन कहलाता है, जहाँ पे पुष्प का सारे जो उसके मुख्य भाग है उनका एक आसन होता है, समझते हैं कि वो सब वहां पर अरेंज होते हैं, बैठे रहते हैं ना। फिर इसमें नीचे की तरफ जब आते हैं तो ये आपका जो हरा हरा देखा होगा पुष्प में नीचे एक हरा हरा पंखुड़ियां होती हैं, उनको हम लोग सेपल्स बोल देते हैं, ठीक है, और उन सेपल्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्लियर है। फिर उसके ऊपर बढ़ते हैं तो आपका आता है रंगीन पंखुड़ियां होती है ना, रंगीन पंखुड़ियों को हम लोग पेटल्स बोल देते हैं, उनका जो कलेक्शन पूरा होता है उसको कोरोला कहते हैं। क्लियर है। फिर उसके अंदर देखते हैं आप तो क्या होता है, कुछ पुष्पीय जननांग होते हैं, पुष्पी पादप के जो जननांग हो, जैसे आप एक होता है एंड्रोशियम, एक होता है गायनोशियम। एंड्रोशियम जो होता है उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं, ठीक है, या पुमंग भी कह सकते हैं, जबकि गायनोशियम जो होता है उसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं या जायांग कह देते हैं ना, तो ये सब रहता है। फिर जो पुंकेसर होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से जान सकते हैं। जैसे देखिए इसमें पुतंतु एक होता है और एक होता है क्या आपका पराग कोष, तो इसको पुमंग कह रहे हैं, यानी कि एंड्रोशियम। गायनोशियम में क्या आ जाएगा, वर्तिकाग्र आ जाएगा, वर्तिका आ जाएगी और क्या आ जाएगा, अंडाशय आ जाएगा। ये जायांग के पार्ट है, यानी कि गायनोशियम के पार्ट है। क्लियर है। अब देखिए इसी में क्या, अंदर की तरफ जो बीज बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, बीजांड बोल दिया गया। बाहर की तरफ वही रचनाओं को बाह्य दल पुंज बोला गया। ऊपर की पंखुड़ियों को दल पुंज यानी कि वही पेटल्स और सेपल्स के नाम से जानते हैं हम लोग। क्लियर है। क्या कहेंगे, पुष्प के सबसे नीचे जहां से जो डंठल होता है उसको हम लोग पेडिकल कह सकते हैं, ठीक है, या पुष्पवृंत कह सकते हैं। उसके ऊपर जब उठते हैं, उसके ऊपर की तरफ जब जाएंगे आप तो उसको पुष्पासन कहते हैं। वहां पे एक हरी हरी एक अरेंजमेंट लगा होता है पत्तियों का फूल के नीचे ही, ठीक है, तो उस पत्ती जैसी रचनाएं होती है उसको हम लोग सेपल्स कहते हैं। उन सेपल्स का कलेक्शन जो होता है वो कहलाता है क्या, कैलिक्स कहलाता है, ठीक है। फिर जो रंगीन पंखुड़ियां होती हैं उनको पेटल्स कहते हैं, उन पेटल्स का कलेक्शन कहलाता है कोरोला, ठीक है। फिर उसका जो नर जनन अंग होता है उसको हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं पुष्प का, और जो पुष्प का मादा जनन अंग होता है उसको हम लोग गायनोशियम कह देते हैं। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर आ जाता है आपका परिवार नियोजन क्या है। तो परिवार नियोजन आपको पता है, पहले एक चीज ये देख लेते हैं कि आपका परागण, परागण क्या होता है, परागण होता है पराग कोष से पराग कण का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। क्या कहेंगे, पराग कोष से पराग कणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है क्या, परागण कहलाती है। परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण वो होता है जो प्रकृति के द्वारा हो सके, यानी जो स्वयं ही पादप कर लेते हैं पौधे, जो स्वयं परागण कर देते हैं, वो कहलाता है क्या आपका स्वपरागण। और जो किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे चिड़ियों के द्वारा परागकण जा रहे हैं ना, तो ये जर्मिनेट कर रहे हैं, चिड़ियों के पैर में जैसे लग गए, ठीक है, वो चिड़िया दूसरी जगह जाके बैठी है, वहां उसको क्या हो गया, फेवरेबल कंडीशन मिल गई उन बीजाणुओं को या परागकणों को, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाए, नया पादप का निर्माण या नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये किसमें आ जाएगा, पर परागण के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है। तो परागण क्या ध्यान रखेंगे, क्या पराग कोष से पराग कण का निकलकर वर्तिकाग्र में पहुंचने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, परागण। परागण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। क्लियर है। फिर आता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या होता है, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया परिवार नियोजन कहलाती है। यानी जो बच्चों की जो संख्या होती है उसको क्या कहना है, निश्चित कर देना, नियोजित कर देना, यही कहलाता है क्या, परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन की विधियां कुछ होती हैं। परिवार नियोजन की विधि एक होती है स्थायी विधि, दूसरी होती है अस्थायी विधि।
स्थायी विधि का मतलब ऐसा होता है कुछ ऐसी विधियां अपनाई जाती है जिससे फलस्वरूप क्या हो सके कि परिवार नियोजन परमानेंटली हो जाए, है ना, कि उसमें कुछ बाद में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अस्थायी विधियां होती हैं जो कुछ टेम्परेरी विधियां होती है जिसके थ्रू क्या हो सकता है कि कुछ समय के लिए क्या किया सकता है, परिवार नियोजन की प्रक्रिया को किया जा सकता है। ठीक है, यही सब विधियां होती है जनसंख्या रोकने के लिए भी क्या होती है, काम में आती हैं। फिर आता है परिवार नियोजन कार्यक्रम में कठिनाइयां। परिवार नियोजन जो कार्यक्रम होता है उसमें क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, किसके थ्रू उसको सुचारू ढंग से नहीं चलाया जा सकता है ना। तो उसमें जैसे पहला क्या, अशिक्षा एवं अंधविश्वास। अशिक्षा के द्वारा क्या हो जाता है कि लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अंधविश्वास हो जाता है जिसकी वजह से भी क्या होता है कि परिवार नियोजन को आगे की तरफ सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, जब परिवार नियोजन नहीं हो पाएगा तो जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, निरंतर होती रहेगी, बढ़ती रहेगी जनसंख्या। क्लियर, तो ये इसकी कठिनाई। दूसरी, राष्ट्रीय भावना में कमी। राष्ट्रीय भावना यानी अगर जनसंख्या कम होगी तो राष्ट्र भी क्या करेगा, तरक्की करेगा। लेकिन जब राष्ट्रीय भावना में कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जनसंख्या वृद्धि पर कोई रोक लगाने वाला नहीं रहेगा, है ना। तो इस पर जितना ज्यादा क्या कर सकते हैं कि परिवार नियोजन की विधियों को अपना करके जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान रखना होता है। धार्मिक मान्यताएं, कुछ धार्मिक मान्यताएं होती है जिसके थ्रू क्या होता है कि जनसंख्या बढ़ती चली जाती है ना। क्लियर, तो ये सब चीज रहता है, जैसे पुत्र प्राप्ति का रहता है ना। तो ये सब क्या हो जाती है, धार्मिक मान्यताओं के अंतर्गत आ जाता है। परिवार नियोजन की विधियां, परिवार नियोजन की जो विधियां हैं, चाहे वो स्थायी विधि हो चाहे अस्थायी विधि हो, उसको सुचारू ढंग से हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाना और हर व्यक्ति तक उसकी जानकारी पहुंच पाना ये बहुत जरूरी होता है। क्लियर है, तो उन जानकारियों को भी पहुंचाने में क्या हो जाती है, कठिनाइयां रहती है। कुछ लोग तो नहीं पहुंच पाती हैं, कुछ लोग उस चीज को समझ नहीं पाते हैं ना। तो इस तरह से जो कठिनाइयां होती हैं उनको कैसे भी करके सरल से सरल भाषा में उन तक क्या हो जाए, सब चीजों को पहुंचाया जाए ताकि कह सके वो सब परिवार नियोजन के बारे में जानकारी को वो लोग हासिल कर सके और जिससे जनसंख्या का नियंत्रण भी किया जा सके। क्लियर है, तो ये चीजें आज हमने आपको बताई। साइंस का एक टॉपिक हम आज आपके लिए लाए थे, क्या, पौधों एवं जंतुओं में जनन या और क्या, परिवार नियोजन। ठीक है, जैसे मैंने आपको जनन के बारे में बताया, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, जनन अलैंगिक जनन की विधियां बताई हमको, जैसे विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु द्वारा जनन, कायिक प्रवर्धन। क्लियर है, फिर हमने इसके भी विखंडन के अंदर भी द्विविखंडन, बहुविखंडन, कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन में प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में भी आपको रोपण, कलम लगाना, दाब लगाना, गुटी बांधना बताया, परागण क्या है बताया। ठीक है, पुष्प की संरचना बताई, परिवार नियोजन बताया, परिवार नियोजन की विधि और परिवार नियोजन कार्यक्रम में कठिनाइयां। क्लियर है, तो ये आज हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए थे साइंस का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।